हमसे कोई कुछ कहना चाहता है हमारे भले के लिए, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे सामने हमारी कक्षा की ही बहुत महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई हैं। हम उनके पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। हमें कोई बार बार हिदायतें दे रहा है, बार बार समझाना चाहता है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। तो क्या इस तरह से होगी परीक्षा की तैयारी? क्या अभी जो पूरे दिन बीत गए हैं, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो भी आपने पढ़ा, हिंदी की ही मैं बात कर रही हूँ, कितनी बार आपने पाठ पढ़े होंगे, कविताएं पढ़ी होंगी, लेकिन यदि आज आप खुद से पूछो क्या वास्तव में आपको कविता का भाव या भावार्थ या पाठ की सार या पाठ की कहानी या जो भी उसमें दिया है एकदम अच्छे से समझ में आया, अच्छे से याद है? उत्तर मिल रहा है नहीं नहीं नहीं। कैसे काम चलेगा? कैसे हम बोर्ड परीक्षाओं में धूम मचाएंगे? कैसे हम 18 तारीख को हमारी हिंदी की परीक्षा में टॉप करेंगे और बनेंगे नेक्स्ट टॉपर्स? कैसे हो पाएगा? ये सब तब होगा जब हम ये ठान लें कि हमें करना ही है और हमें अपने बीते हुए जो भी कीर्तिमान रिकॉर्ड्स जो भी हैं उनको ब्रेक करना है, उनको तोड़ना है, तब ये संभव होगा, ना कि केवल सोचने से। क्योंकि सामने रखी हुई खाने की थाली में 56 भोग रखा है, लेकिन हम उसमें से हाथ से तोड़कर मुंह तक नहीं ले जाएंगे तो क्या हम उसको खा सकते हैं? नहीं। फिर ये कैसे सोच लेते हैं कि हम साल भर की पढ़ाई, साल भर का कोर्स, इतना सारा सिलेबस परीक्षाओं के गैप डेज में पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं? और हाँ, सुनो ध्यान से, आप ही लोगों से मैं बात कर रही हूं बच्चे। कुछ लोग तो सोचते हैं गैप डेज में पढ़ लेंगे, बस पास हो जाए, ठीक है ना? क्या आप भी यही चाहते हैं कि बस पास होने लायक नंबर आ जाए? नहीं, अब करना होगा आपको खुद से प्रॉमिस। क्योंकि हम जब दूसरों से प्रॉमिस करते हैं तो हम उनके सामने बड़ा अच्छा बनकर अपनी किताबें उठाकर पढ़ने का नाटक करते हैं, या यूं कहें कि दिखावा करते हैं। लेकिन जब हम खुद से, अपने दिल से, अपने दिमाग से प्रॉमिस कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं कि हमें यह कार्य करना है और ठान लेते हैं, तो फिर कोई भी हमें सफलता को प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकता है। तो मेरे बच्चों, मैं लाली वर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, लेकर आई हूं हिंदी का 45 दिनों में किस तरह से करने वाले हैं हम पूरी योजना कि कैसे हम अपनी हिंदी में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी व्याकरण है, किस तरह से उसको बड़े ही बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छा कर लें। अक्सर हमें दूसरों की कमियां नजर आ जाती हैं, लेकिन हमें खुद की कमियां नजर नहीं आती हैं। अरे, जब कहते हैं ना कि दोष पराये देखकर चला हसत हसत, अपने आप को तो देखो। जब हम अपने आप की कमियों को खोजना शुरू कर देंगे, यकीन मानो उसी दिन से हम स्टार्स की तरह, हीरे की तरह चमकना शुरू कर देंगे। और मैं वादा करती हूं मेरे अभियान से, जी हां, मैं बात कर रही हूं अपने भयमुक्त, जो किसी भी तरह का जिनको डर ना हो, अभय वाले बच्चों से और सभी बच्चों से, कि आप हिंदी में इस बार करने वाले हैं कुछ बेहतरीन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आखिर क्या होगा, किस तरह से हम पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट है। और साथ ही साथ बहुत से बच्चों के मन में यह भी आएगा कि मार्किंग स्कीम अभी से जानने का क्या फायदा, लेकिन यदि मैं मार्किंग स्कीम नहीं भी बताऊंगी तब भी बहुत से बच्चे कहेंगे कि काश मार्किंग स्कीम और बता दी जाए तो हम तैयार हो जाए। तो बच्चों, ये है हमारा मार्किंग स्कीम या अंक विभाजन कि किस तरह से हमारे हिंदी में क्रम या अंकों का निर्धारण है, क्या कितने अंक का आने वाला है। विगत परीक्षाओं के आपने सैंपल पेपर्स देख लिए होंगे या PYQs देखे होंगे, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और आज जो समझने वाले हैं उसको बस ध्यान से सुन लो, मेरे साथ यहां पर बने रहो, क्योंकि आज आप मेरे साथ यहां बनकर अच्छे से सुन लिया ना। कहता ना कि कोई हमें सुनाना चाहता लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते तो सुना ही नहीं देता। हमें कोई समझाना चाहता है और हम समझना ही नहीं चाहते तो समझ में नहीं आता। लेकिन आज आप बस मेरे साथ रहिए, मेरी बात को सुनकर समझिए, समझकर सुनिए, फिर देखिए आप क्या कमाल होता है। तो बच्चों, हमारा जो हिंदी की परीक्षा है या हिंदी की एग्जाम है वो होने वाली है 18 फरवरी को। अब क्या ये 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं?
तो बिल्कुल आ सकते हैं। वो कब आएंगे? जब आपकी लिखित परीक्षा में 70 में से 70 आप अंक प्राप्त करने के लायक बन जाएंगे, और आप बनेंगे, यकीन रखो खुद पर। कहते हैं ना कि खुद पर रखो यकीन तो नहीं असंभव कुछ भी। देखना एक दिन क्या 2026 में इतिहास रचोगे तुम भी। तो अब हम चलते हैं कि जो 70 नंबर की हमारी हिंदी आने वाली है, 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन पर है, जो कि आपका विद्यालय डिसाइड करेगा। लेकिन जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो विद्यालय भी अपने बच्चों को बेहतरीन अंक प्रदान करता ही है। जैसे कि हम चलें कि खंड आ की तरफ हम जाएं, तो ये रहेगा हमारा एमसीक्यूज, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त रहेगा, उसमें हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बाप रे कैसे पढ़े हम। इसमें हमें सिर्फ दो युग पर ध्यान देना है। एक तो शुक्ल युग, दूसरा शुक्लोत्तर युग। अब शुक्ल युग मतलब बताइए, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के समय का और उनके बाद का। शुक्लोत्तर मतलब रामचंद्र शुक्ल जी के बाद वाला, क्या हिंदी साहित्य में उनका स्थान रहा, किस तरह से उनकी रचनाएं हुई, उनके बाद कौन कौन से रचनाकार आए, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जो कि आएगा 5 नंबर का, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हम जानने वाले हैं रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में। रीतिकाल जिसमें श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं थी, प्रेम रस की भरमार थी, और फिर ये जो आधुनिक काल चल रहा है तब से लेकर अब तक, उसमें भी हम हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। तो ये भी आपका रहेगा 5 अंक का। 10 अंक आपके पास आ चुके हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा नहीं करना है, हमें बिल्कुल छांट कर वही पढ़ना है जो कि परीक्षाओं में आ रहा है, जो कि विगत परीक्षाओं में आ चुका है। काव्य सौंदर्य के तत्वों की यदि हम बात करें, क्योंकि कविताएं बहुत है, लेकिन क्या हमें पता है कि इनको पढ़ना कैसे है, इनमें क्या जरूरी है? तो आपको पता ही है कि संकेत, काव्य सौंदर्य, ठीक है, प्रसंग, संदर्भ, ये हम सब लिखेंगे, और उन 45 दिनों में हम आपको बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है। तो वो डेफिनेटली 100% पक्का आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रस। ओहो, ये जो रस विषय है ना, मन में आनंद भर देता है। देखना जब आप पढ़ेंगे, जब हम साथ में पढ़ेंगे, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको प्रसन्नता होगी। इसमें भी हम बहुत सारे 9 के 9 रस पढ़ने वाले नहीं है, या उसमें 2 और रस है जो 11, उनको सभी को पढ़ने वाले नहीं है। हम पढ़ेंगे सिर्फ हास्य रस और करुण रस। उसमें भी हम पढ़ेंगे परिभाषा और पहचान। तो हास्य रस तो भाई स्थायी भाव पढ़ेंगे, है ना, उनमें हम किस तरह से हम पहचाने पंक्तियों को पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ करुण या शोक की हम जाने तो उसको पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे अलंकार की तरफ, जो काव्य की शोभा होते हैं। इसमें भी हम पढ़ेंगे अर्थालंकार में सिर्फ रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। इसमें भी हम देखेंगे कि उनके लक्षण क्या हैं और उदाहरण कैसे। उपमा का अर्थ तुलना होता है, रूपक मतलब जब उपमान और उपमेय एक समान नजर आते हैं तो रूपक होता है, वही उत्प्रेक्षा अपेक्षा, संभावना या मानो मनो जिसमें लगता है। तो बड़े ही अच्छे से वाचक शब्दों के साथ बहुत अच्छे से हम बताने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे छंद, जिसमें सोरठा और रोला हम पढ़ने वाले हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने रामायण या रामचरितमानस का नाम तो सब नहीं सुना होगा। उसमें हम चौपाइयां पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं। अब सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा, मतलब मात्राओं में, मात्रिक की बात कर रहे हैं, उसका सोरठा होता है। और रोला होता है 11-13 मात्राओं का। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से 4 चरण होते हैं, कौन से चरण में कौन सी मात्राएं होती है, कैसे हम उनको पहचानेंगे, आसान तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे हिंदी व्याकरण की तरफ, जिसमें आएंगे उपसर्ग। उपसर्ग में तो अनगिनत उपसर्ग हैं, घबराना नहीं है। अनगिनत उपसर्ग आपके सिलेबस में या बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आएंगे। जो आने वाले हैं वो अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु। मुख्य रूप से इनको हम पढ़ेंगे और इनको पढ़कर ही हम मास्टर बन जाएंगे व्याकरण के। यस। फिर हम चलते हैं समास की तरफ। भाई समास को तो आप यकीन मानिए ना, आप 2-4 मिनट में ही समझ जाओ कि समास होते क्या है, कैसे आप उनके अंतर। तो मुझसे कहना कि लाली मैम आपने क्या कहा था, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया। लेकिन आपको अपने साथ रहना होगा, आपके पीछे हम हैं, लेकिन आप खुद के साथ रहिएगा। तो समास में हम पढ़ेंगे द्वंद्व, द्विगु और कर्मधार बहुब्री। ठीक है, 6 समास होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ 4। अब पढ़ेंगे तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द।
तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि तत्सम संस्कृत से एज इट इज या यथावत हिंदी में ले लिए हैं, और तद्भव जो मतलब संस्कृत के शब्द थे लेकिन हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं, और पर्यायवाची तो आपको पता ही है। संस्कृत व्याकरण में हम देखेंगे सर्वनाम, तदमनिश्चयम, वाक्य कर्तृ, वाच्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी, अविकारी, ये भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जैसे आप अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वैसे ही ये है। पद परिचय तो संपूर्ण व्याकरण जो अब तक आपने पढ़ी है, अंक यहां पर लिखे हैं, एक एक नंबर के हैं, एक एक नंबर, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और मुझे विश्वास है बहुत बहुत ही समझदार बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जो कि ध्यान से सुन रहे हैं और समझकर सुन भी रहे हैं, सुनकर समझ भी रहे हैं। अब हम चलें खंड बा की तरफ, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, जिसमें गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के, ठीक है। फिर पद्य हेतु पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित पूछे जाएंगे, ये भी आपके 6 नंबर के हैं। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और संस्कृत पद्यांश का भी अनुवाद, ये भी आपके 5-5 नंबर के हैं। उसके बाद यदि हम चलें निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, जो कि 3 नंबर के हैं। हम भी बताएंगे आपको कि किस तरह से प्रीवियस जो एग्जाम हुए या परीक्षाएं हुई उनमें किस तरह के प्रश्न आए, वही हम पढ़ेंगे। हमें यहां वहां नहीं, हम बिल्कुल 20-80-80-20 का ही लेकर चलेंगे कि आपको क्रिस्प जो है, क्रीम, ठीक है, मक्खन, मलाई, वही हम पढ़ेंगे। जाने दो उसको जो बहुत सारा है, ताकि आप बहुत अच्छा कर पाए। फिर हम देखेंगे निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय। अब इतने सारे पाठ हैं, क्या हम सारे लेखकों का जीवन परिचय पढ़ेंगे? घबराना नहीं है। अभी मैं बताने वाली हूं कि किस तरह से हम कौन से लेखकों का या कवियों का परिचय जानेंगे जो परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, जो कि आते रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे अभय के अंदर। फिर हम देखेंगे पद्य खंड में भी सेम संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु के कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। फिर पत्र लेखन हम जानेंगे। पत्र लेखन की प्रक्रिया में अक्सर कब से 4वीं-5वीं से हम पत्र लिखना शुरू करते हैं और 10वीं तक आते आते भी हमें यही कंफ्यूजन रहता है, यही भ्रम रहता है, क्या हम पत्र को कहां से शुरू करें? ये हमारा मार्जिन है, क्या यहां से शुरू करें, क्या दिनांक लिख दें, फिर हम यहां लिख दें विषय, फिर हम धन्यवाद यहीं लिख दें, समापन भी यही कर दें, क्या हम यहां लिखें धन्यवाद, या हम अपना जो भी भवदीय है या आज्ञाकारी वो इस साइड लिखें? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा। निबंध रचना जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय पर आएंगे निबंध, नियमों में बंधा हुआ, जो कि बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और आपको समझ में आएगा और आप लिख कर आएंगे। फिर है देखें हम कि ये जो है आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। ये भी आपका विद्यालय डिसाइड करेगा कि आपने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उनका चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों को बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं। अब हम चलें कि गद्य खंड में कौन कौन से पाठ हैं। तो सबसे पहले हम चलें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता। अब मित्रता पाठ से ही स्पष्ट होता है कि उन्होंने यही बताया होगा कि संगति हमें ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि कई रिश्ते हमारे बहुत सारे, या यूं कहें कि सभी रिश्ते तो ईश्वर हमें देता ही है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भैया भाभी, है ना। लेकिन एकमात्र रिश्ता होता है जिसे हम चुनते हैं। तो क्यों ना जो हम चुनते हैं उसे बहुत बेहतरीन तरीके से चुनें, क्योंकि एक मित्र हमारा पथ प्रदर्शक का काम करता है, हमें सच्ची राह या सही राह पर ले जाता है। ममता से तो आपको पता ही होगा, जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, ममता से स्पष्ट है कि किस तरह से उन्होंने ममता के बारे में या वात्सल्य के बारे में बताया होगा। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद जी का है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। भगवत शरण उपाध्याय का अजंता है, अजंता एलोरा के बारे में आपने सुना होगा। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने भी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी का भी नाम हिंदी साहित्य में बिल्कुल सूर्य की तरह चमकता रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास जी को। पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती जी की रचना है, और ये जो हमारे सामने ये रचनाकार हैं, मैं यदि कहूं कि
रचनाकारों का जीवन परिचय आता है तो 1 से लेकर 4, 5 तक तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, हो जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि हम कैसे पढ़ेंगे, हम बिल्कुल कि भाई पहला पाठ मित्रता रामचंद्र शुक्ल, इस तरह से उनका जीवन परिचय और उनकी रचना है। तो आप इनको बेहतरीन तरीके से करिएगा ताकि आपको परीक्षा में अंक भी अच्छे मिले। फिर है यहां पर हम चलें काव्य में, तो सूरदास जी, जिनको हिंदी साहित्य का या साहित्य का सूर्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें कि पद, सूरदास जी के पद, सूरदास किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के, तो रचनाएं भी उन्हीं की हैं। तुलसीदास जी हाँ, 1523 से 1632 तक इनका जीवन काल रहा है और धनुषभंग वनपथ पर यह रामचरितमानस का ही है। रसखान जी के सवैये, वाह, जो कृष्ण भक्ति में अनन्य थे, जिन्होंने अपना नाम तक बदल दिया था। सैयद इब्राहिम से रसखान जी हो गए थे, अपना मूल स्थान त्याग कर ब्रज में ही रहने लगे थे। बिहारी लाल जी, भक्ति नीति, मतलब ऐसा लगता है कि बस रम जाओ इसी भक्ति में। राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम, कि कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर में, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर हम चलेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की भारत माता का मंदिर ही है, भारत माता माँ भारती। महादेवी वर्मा जी, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, तो इनका भी 1907 से 1987 जीवन है। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी छायावाद के आधार स्तंभ है। महादेवी भी छायावाद के आधार स्तंभ है। चींटी, चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर, आपको पता ही होगा कि किस तरह से सदियों बीत जाती हैं, लेकिन कविताओं की या रचनाओं की जो महक है, जो उपयोगिता है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। फिर हम चलेंगे अशोक वाजपेयी जी की भाषा एकमात्र अनंत है युवा, श्याम नारायण पांडे जी का जंगल हल्दी घाटी, केदारनाथ जी का नदी। बहुत ही सुंदर सुंदर से ये चैप्टर्स हैं, ये पाठ है, जो कि आपको समझ में भी आएंगे, याद भी रहेंगे और परीक्षाओं में आप लिख कर भी आएंगे। प्रॉमिस करती हूं मैं बच्चों आपसे कि कविता हो या कहानी, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको याद रहेगा मुंह जुबानी और आप बोर्ड में मचाकर आएंगे धूम। संस्कृत में ये आने वाला है कि वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर भारती, ये संस्कृत का है, इसको भी आप संस्कृत शिक्षक से ही पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, कि आपको कोई भी यहां पर, इतना ये हिंदी का पोर्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको कोई बिल्कुल भी क्लेश मात या बाल की नोक बराबर भी आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। अब चलेंगे निर्धारित पाठ्य वस्तु पर। जैसे कि सपोज मुक्ति दूत है, प्रकाशक का नाम अशोक कुमार अग्रवाल, 43 चानंद रोड, प्रयागराज, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, वहां के ये जिले के हैं, वो इनको पढ़ेंगे। आप पहले भी देख चुके होंगे सैंपल पेपर्स या PYQs, उनमें भी आपने देखा होगा कि जितने भी जो जिले हैं उसके आधार पर ये आपके पाठ्यक्रम या आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको देखो यहां लिखा है कि इनके अतिरिक्त अन्य जिले नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। यदि जो भी नए नए जिले अभी बने हैं उनमें जो पिछली वर्ष पूछा गया है वही पूछा जाएगा। तो अब आपको निश्चिंत होना है। निश्चिंत होने से पहले आपको रखना है खुद पे भरोसा। खुद पर रखिए भरोसा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मैं हूं ना, तो मेरे साथ आपको बने रहना है 45 दिनों तक, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा, और पहली परीक्षा हिंदी की है जो कि 18 फरवरी को है। मेरे बच्चों पर मुझे तो विश्वास है। क्या आपको अपने आप पर विश्वास है? नो की तो कोई गुंजाइश नहीं। यस, आप कहिए कि हाँ हाँ हाँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं अब जब तक की परीक्षा नहीं हो जाती अपने ध्यान को एकाग्रचित रखूंगा, अपने आप को कंसंट्रेट रखूंगा, यहां वहां की व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं दूंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं रहूंगा। मैं केवल और केवल ध्यान केंद्रण के साथ मन से, रुचि से, इंटरेस्ट से, खुशी से अपना अध्ययन करूंगा और परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाकर रहूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।